हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सीटेट कक्षा 6 to 8 पेपर 2 25 जनवरी 2023 को हुए एग्जाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है। सवाल है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया। घास वाले मैदान बनना, अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना, या फिर अत्यधिक वन उन्मूलन के द्वारा, या फिर ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, घास वाले मैदान का बनना। ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण युग का जो युग था, जो समय था इसका, वो ये था लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। सवाल है, आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय, समूह के मुखिया का निर्णय। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली पत्थरों का उपलब्धता। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पत्थर के उपकरण महत्वपूर्ण होते थे उस समय। ठीक है, इसलिए लोगों ने ऐसी जगह को खोजने का कोशिश किया, प्रयास किया जहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर आसानी से उपलब्ध हो। राइट, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आर्किटेक्ट संग्राहक के द्वारा रहने के लिए विशेष स्थल का चयन करने हेतु ये देखेंगे कि वैध कारण था कि अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शंस दिए हुए, धारनीकोटा, फुहार, मदुरै, या फिर कोरकाकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फुहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में दिया है, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण आर दिया है, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए उनके अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों का त्याग पर बल दिया। कारण है, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है बिल्कुल सही है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों का त्याग पर बल दिया था। और साथ ही देखेंगे कारण क्या था कि उनका ये मानना था, क्योंकि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों को त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कथन 1 ए और दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ। नेक्स्ट है, कथन है यहाँ, ये कथन होगा, कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला में दिया है, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राजदरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। सेकेंड है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तीसरा में दिया है कि कथन को कथक, अच्छा ये कथक है, ठीक है ना, ये कथन नहीं, कथक सही था। ये कथक जो होता है ना डांस, जो कथक डांस होता है, ठीक है, तो ये कथक ही है। कथक है, जैसे कथकली है, उसी तरीके से कथक है। ठीक है, तो कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुगल सम्राट एवं उनके अभिजातों को के राजदरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। सेकेंड है कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। थर्ड ऑप्शन में है कि कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। बताना है कौन से कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही है वो है ये कि पहला कथन तो बिल्कुल यहाँ पे सही है कि मुगल सम्राटों ने उनके अभिजातों के राजदरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, ये सही है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था, ये भी सही है। लेकिन ये कथन गलत है कि कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। ब्रिटिश शासकों ने पसंद नहीं किया था,
ये कथन गलत है। तो यहाँ सिर्फ कथन सही है पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग थर्ड के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ये में दिया है शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। आर में दिया है, रीजन में दिया है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी कि माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है कि शंकर अद्वैत के समर्थक थे। ठीक है, और जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं, ये इनका कहना था। ये तो बात बिल्कुल यहाँ पे कथन सही दिख रहा है पहला। रीजन देखते हैं, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी कि माया माना और साथ में मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश भी दिया। ये भी कथन सही है। और साथ देखेंगे कि ये जो है उसका यहाँ पे रीजन दिखाया सही जा रहा है, तो व्याख्या सही हो रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल 1 के साथ हम लोग जाएंगे। ए और आर दोनों यहाँ पे सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा राखी इसका सही आंसर है। सिख शासन के दौरान देखेंगे कि राखीवास नामक एक प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, जो उपज के 20% के कर के भुगतान पर किसानों को सुरक्षा प्रदान करती थी। ठीक है, तो ये राखीवास बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? तो ऑप्शंस दिए हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वीरा सामिलिंग पंतालू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर देखेंगे कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कहा था कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। राइट, और एक फिर देखेंगे इसके बाद ये सुझाव जब दिए थे तो उसके बाद फिर देखेंगे कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो इस नियम को अपनाए और साथ में विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम भी लेकर के आए। कब? 1856 में। तो ये 1856 में कानून बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालय में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? सवाल है, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालय में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शंस दिए हुए, क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, या फिर यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहाँ अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहाँ अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, केवल सी सत्य है। नेक्स्ट है, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? सवाल है, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का उन्मूलन, या फिर जाति प्रथा का उन्मूलन, या फिर पर्दा प्रथा का उन्मूलन, या फिर बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बम्बई में 1840 में जो गठित हुआ था परमहंस मंडली, इसका उद्देश्य था जाति प्रथा का खत्म करना, समाप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला दिया है कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। बिल्कुल बात सही है, ये दोनों विरोधी में थे कि इन लोगों का मानना था कि अगर भाषा के आधार पर अगर ये देश के राज्य बनते हैं तो फिर एकता में हो सकता है टूट पड़ेगी। ठीक है, भाईचारा फिर हो सकता है समाप्त हो सकता था, तो इसकी वजह से नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर कोई राज्य बने। ठीक है, तो ये कथन पहला सही है। दूसरा बात करें हम लोग कि आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना था, ये छूटा हुआ पॉइंट है। ठीक है, इसमें से भी एक और लाइन को छूटा हुआ लगता है कि तीसरा भी ऑप्शन यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन दिए गए तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही था। तीसरा कथन लोगों को देखना था कि क्या सही था। राइट, चलिए आगे देखते हैं। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे सौरमंडल के देखेंगे कि जो ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं उसमें बृहस्पति है,
ठीक है, शनि और यूरेनस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के साथ, या फिर 90 डिग्री देशांतर के साथ, या फिर 0 डिग्री देशांतर के साथ, या फिर 0 अक्षांश के साथ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर के साथ। यही अगर बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है, अगर यही रहता समय रेखा, तब हम लोग 0 डिग्री देशांतर के साथ जाते। लेकिन ठीक इसी के विपरीत देखेंगे कि 180 डिग्री देशांतर के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो सीधी लाइन नहीं है, वो कुछ इस तरीके से विक्षेपित हुई है, और ये कुल 4 बार विक्षेपित हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये सिर्फ समुद्र से या झीलों से पार होते हुए गई है। ठीक है, अन्य स्थल पे ये खिंचा हुआ भाग लाइन नहीं है, ये समुद्र में या फिर महासागरों से खींची गई रेखा है। ठीक है, जो कि सीधी नहीं है। बाकी जैसे कि अच्छा देखेंगे देशांतर रेखाएं सभी सीधी रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधा नहीं खींचा गया है। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सी में दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होगा, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो देखेंगे कि 22 दिसंबर में हम लोग किस गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, दिन छोटी होती है, रात बड़ी होती है। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, नहीं पड़ती हैं, तभी तो यहाँ पे देखेंगे ठंड महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कर्क रेखा पर लिखा है कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। राइट, अगर सीधे नहीं पड़ती तो मतलब है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो ये भी गलत है, लंबवत नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी तो गलत हो गया। इस बात से देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत से बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये भी सही है। क्योंकि देखेंगे जिसमें हम दक्षिणी गोलार्ध में जब ठंड होता है तो उसी समय उत्तरी गोलार्ध में गर्म होगा, और जब गर्मी का सीजन होगा उत्तरी गोलार्ध में तो ठीक दक्षिण गोलार्ध में उसी समय क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सी और डी सिर्फ कथन सही है, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई है, हाँ 4th नंबर। ठीक है, केवल सी और डी यहाँ पे सही है। राइट, नेक्स्ट है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब बड़े पैमाने के बारे में बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा छोटे चीज़ों को हम उनको टिक करेंगे, ये ट्रिक है। ठीक है, याद रखने का, जब बड़ा पैमाना कहेगा तो ध्यान रखिएगा छोटा होगा, जैसे गांव और शहर, ये छोटा है बाकी की तुलना में, राज्य, देश, महाद्वीप, संसागर, विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र, तो इन सब चीज़ों से देखेंगे ये गाँव शहर क्या है, छोटा है। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं, तो गाँव और शहरी इलाके दिखाते हैं। छोटे पैमाना कहेगा तो बड़ी चीज़ों को लेकर चलेंगे आप। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परितंत्र की रचना क्या करता है। परितंत्र की रचना क्या करता है, पहला है जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच का संबंध। तो ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर है यहाँ पे ए और बी सही होगा, क्योंकि लिखा है जीवधारियों, क्योंकि देखिए परितंत्र जो है ना वो जीवों से रिलेट करता है। ठीक है, जो संबंध बताता है वो जीवों से संबंध बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक के तत्वों के बीच संबंध से नहीं होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ लेके चलेंगे ए और बी, कथन ए और बी सत्य होगा यहाँ पे। ठीक है, ए और बी सही होगा। नेक्स्ट है, एक तरफ नदी दिया हुआ है, एक तरफ महाद्वीप दिया हुआ है, मिलान करना है। ठीक है, और बताना है कि उपयुक्त में से कितने युग में सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका का, ये सही है। अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका का, ये भी सही है। ठीक है, मरे डार्लिंग, ये डार्लिंग नहीं है, मरे डार्लिंग होगा, मरे डार्लिंग यानी कि मरे छुटा हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का, ये भी सही है। लेकिन ऑरेंज जो नदी है ये आपका एशिया में नहीं है। राइट, तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 कथन सही हैं, तो यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक, ध्यान रखना है कि ऑरेंज नदी आपका दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की नदी है ऑरेंज नदी। ठीक, तो ये कथन गलत है, यहाँ पे सिर्फ 3 कथन सही है, 3 युग में सही है मतलब। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के मध्य में, या फिर महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। तो ध्यान रखिएगा,
उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। राइट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों पर चयन कीजिए। ठीक है, सही कथनों का चयन कीजिए। पहला दिया है, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। बात कर रहे हैं हम लोग समताप मंडल के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये कथन सही दिख रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे कि इस परत में, समताप मंडल में ही इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये भी सही है, और यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, तो ये भी कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। राइट, क्योंकि देखेंगे कि जो बादल होते हैं लगभग 6 मंडल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन से कथन सही हैं। पहला में दिया है, उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होते हैं। सही है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि नौसंचालन में जब टाइड आता है ना, तो क्या करता है, मदद करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सही है। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, ये भी कथन सही है। उच्च ज्वार आते हैं तो मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ज्वार भी देखेंगे कि मछली पकड़ने में सहायता करते हैं। उच्च ज्वार पानी की मात्रा में वृद्धि करते हैं, परिणाम स्वरूप देखेंगे कि अधिक मछलियाँ प्राप्त होती हैं और तटीय मछुआरे लाभान्वित होते हैं इससे। ठीक है, इसे लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चले जाएंगे 1 के साथ। ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, नदी का मुहाना क्या होता है। नदी का मुहाना क्या होता है, जहाँ पे देखेंगे कि नदी जो होता है एक बड़े जल निकाय से जब मिलती हैं तो उसे हम लोग नदी का मुहाना कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है। ध्यान दीजिएगा, सवाल है विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शंस में देखेंगे भारत, इंडोनेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन। चीन देखेंगे कि कोयले का अग्रणी उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों के निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विकास और उपयोग के आधार पर बात करें हम, संसाधन का जो वर्गीकृत किया गया है वो 2 भागों में किया गया है, एक वास्तविक संसाधन और एक संभावित संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला ए और बी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए बी किस में दिख रहा है, ए बी सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है और जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, वास्तविक संसाधन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लें हम कोयला और पेट्रोलियम का। ठीक है, जबकि संभावित संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और जिनका वर्तमान में उपयोग भी नहीं हो रहा है, इसे हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक, किसकी बात हो रहा है, पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती हैं। गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, जलवासी पशुचारण या फिर मिश्रित खेती। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। ठीक है, जलवासी पशुचारण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उसे जलवासी पशुचारण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भारत की विविधता, फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। ऑप्शन दिए हुए, लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, आपसे
भारत की विविधता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि लोगों के विवाह करने का जो भिन्न भिन्न जो तरीके हैं वो भी तो भारत की विविधता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये सही है। झारखंड में लोग एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, तो ये भी विविधता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विभिन्न संस्कृतियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल सही है, प्रभावित तो करता ही एक दूसरे को, जीवन को प्रभावित करता है ना। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय चिन्ह जो प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है विविधता को दर्शाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, A B C D, राइट। नेक्स्ट है विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं। क्या पैदा कर सकते हैं? क्या सराहना पैदा कर सकते हैं, पक्षपाती राय बनाना, या फिर भेदभाव करना, या फिर उपहास करना। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करेंगे हम, तो इन लोगों के विरुद्ध क्या पैदा होगा? ध्यान दीजिएगा, इससे पक्षपाती राय बनेगा, भेदभाव होगा और साथ साथ में उपवास भी होगा। ठीक है, सराहना तो नहीं होगा। ठीक है, तो B C D होगा यहाँ पे बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बात कर रहे हैं हम लोग, कथन यहाँ पे दिया हुआ है शक्तियों के बंटवारे के प्रावधान के बारे में। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए के प्रयासरत हैं। दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। B में दिया है कि तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे बात हो रहा है किसका? शक्तियों के बंटवारे के प्रावधान के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला कथन दिया है ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक अंग जो है वो सरकार के दूसरे अंगों पर क्या करता है? अंकुश रखता है। ठीक है, ये सही है। इसके बाद है B नंबर में कि तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करते हैं, यानी कि जो उनको क्षेत्र में अधिकार मिला है काम करने का, उसी के अंतर्गत वो काम करते हैं। जैसे जो कार्यपालिका काम है वही काम करेंगे, ना कि वो जा करके विधायिका काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी कथन सही है। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की सुरक्षा करता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों को सुनिश्चित करता है, ये भी शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ A और B कथन सही है, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है। थोड़ा सा सवाल में कुछ चेंजेस करना होगा हमें, चलिए ठीक ही है। ठीक है ना, सवाल यही है कि भारत का जो राष्ट्रपति है मुखिया होता है, किसका होता है? राज्य का होता है, संसद का होता है, या फिर सरकार का होता है, या फिर संघीय मंत्रिमंडल का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा संसद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ठीक, भारत का राष्ट्रपति जो मुखिया होता है किसका होता है? संसद का। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? ऑप्शंस दिए हुए, घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल पर, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल से लकड़ियाँ चुनने में। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है। कहाँ पे ये देखने को कम मिलेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि घर में टोकरी बनाने में तो ये भूमिहीन खेतिहर हो सकता है। ठीक है, निर्माण स्थल पर है तो भी हो सकता है, जंगल से लकड़ी चुन रहा होगा व्यक्ति भी भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो सकता है, लेकिन कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में होगा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे संभावना बहुत कम है कि ऐसा व्यक्ति भूमिहीन मजदूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जाना होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, केवल 3। ठीक है, तीसरा ऐसा है जहाँ से हम लोग की संभावना कम है कोई व्यक्ति भूमिहीन खेतिहर मजदूर होगा। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। ये भी दिया है कि 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। बी में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका, ये तो गलत है। ठीक है, बी यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ये कथन यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है ना, बात करें हम पहला कथन के बारे में।
बात करें हम पहला कथन के बारे में, तो 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। तो ऐसा नहीं था, कानून था लेकिन इतना भी पर्याप्त कानून नहीं थे कि मतलब इस पर अमल किया जा सके, या फिर हम कह सकते हैं कि 1984 में बात करें हम अगर यदि, तो भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानूनों का शायद ही कोई परिवर्तन करता था, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, इसलिए कथन यहाँ पे एक गलत हो जाना चाहिए। तो सिर्फ ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा। लैंगिक समानता के बारे में बात हो रहा है। शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। बताना यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पे पहला जो कथन दिया हुआ है, शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करते हैं, तो ये लैंगिक समानता हो सकता है कि बोध कराने में सहायक होगा। और समान वेतन अगर दे रहे हैं तो ये तो और अच्छी बात है, ठीक है, तो ये भी होगा। लेकिन महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे कर दें तो ये लैंगिक समानता के बोध नहीं कराएगा, ठीक है। समान अगर ये बात करें हम लोग लैंगिक समानता के बारे में, तो जितना पुरुष काम करे उतना महिलाओं को भी काम करना होगा, है ना। तो ये देखेंगे कि ऐसा नहीं कि महिला है तो ज़्यादा काम करवा दो, तो फिर ये लैंगिक समानता के बारे में बात नहीं हो रही है। लेकिन कम कर दे तो भी तो सही नहीं होगा ना फिर। तो हम कह सकते हैं ए और बी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा सकते हैं, वो ए भी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ी तथा उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए होगा यहाँ पे, ठीक है, चयन कीजिए, विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं अभिकथन ए में कि बहुत से कार्यस्थलों पर पुरुष की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। बात तो सही लग रहा है ना, बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत से कार्यस्थलों पर देखेंगे कि पुरुष की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है, राइट। और में देखेंगे कि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि क्या कारण ये है, विवेचना कर रहा है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, क्या कारण है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कथन तो सही है पहला, ठीक है, और देखेंगे दूसरा भी कथन सही है, लेकिन व्याख्या यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि महिलाओं का तुलना पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं इसीलिए उनको ज़्यादा वेतन मिलता है, ऐसा नहीं है, या कम मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कथन 2 है ये सही है कि ये और आर दोनों सही है, लेकिन परंतु देखेंगे कि सही व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो 2 ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, अधिकारों का पालन करते हैं यह कहलाता है शक्तियों का विभाजन, अभिकेंद्रीयवाद, शक्तियों का बंटवारा, या फिर राज्य संघ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि अधिकारों का पालन करते हैं यह कहलाता है, तो ये कहलाता है शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2022 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2022 में जो मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना था वो ये था कि माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और अंतिम प्रश्न है, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। सवाल है कि किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून के रद्द कर सकती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे को उल्लंघन करता है, जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को इसे करने के लिए निर्देश देता है, जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूह द्वारा समर्थन नहीं मिलता है, या फिर जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तब देखेंगे कि भारत का जो न्यायपालिका के पास अधिकार फिर होता है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को क्या करे, रद्द करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।